हाँ जी, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारी न्यूडन क्लासेस के पहले तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपका ध्यान इस तरह लाना चाहूंगा कि आज हमारी थोड़ी सी एक स्पेशल क्लास है। एक्चुअली स्पेशल क्लास एक्चुअली इसलिए है क्योंकि अभी हमारे जो स्टूडेंट्स आईटीबीपी और बीएसएफ के एग्जाम्स में जो अपीयर हो रहे हैं बच्चे, तो उनमें क्या है कि उनकी ये फरमाइश आ रही है कि भाई सर, हमें वहां से हॉर्सेस और डॉग्स और कैमल, इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस और सिलेबस में ये देखने को मिल रहा है कि हॉर्स, डॉग और कैमल, बीएसएफ में तो मेनली इन चीजों में से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस में ये आ रहे हैं। और एक याक भी है हमारा जो आईटीबीपी में भी सिलेबस में ऐड किया जा रहा है। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी, मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ी सी स्पेशल क्लास है, इसलिए कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने एक नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल जो मेडिसिन है वो पढ़ रखी है, बेसिक आपके लगभग क्लियर हैं। तो इस क्लास में हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि हॉर्स या डॉग, या आज की क्लास में शायद हम हॉर्स एंड डॉग कवर कर लेंगे। तो हॉर्स एंड डॉग की बात करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि नॉर्मल बेसिक जो एनाटॉमी है, क्योंकि जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम किसकी पढ़ते हैं? ऑक्स की पढ़ते हैं, कैटल की पढ़ते हैं। हम बेसिक एनाटॉमी हम कैटल की पढ़ते हैं। तो हम ये इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि नॉर्मल जो एनाटॉमी है उससे हॉर्स में क्या क्या डिफरेंस है, या डॉग की बात करेंगे तो क्या क्या चीजें अलग हैं, सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे। और ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लिए हम सारा मैटर कंपाइल करके लेके आए हैं कि भाई हॉर्स में क्या क्या चीजें अलग हैं एनाटॉमी में, मेडिसिन में तो डिजीजेज, हॉर्स की कौन कौन सी डिजीजेज हैं, तो वो सारी हमने कंपाइल करी हैं। तो उससे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके उसमें से आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ हॉर्स। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ हॉर्स स्टार्ट करेंगे, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम बेसिक एनाटॉमी को छोड़कर उन चीजों की बात करेंगे जो हॉर्स में डिफरेंट होंगी। घोड़े में जो चीजें अलग हैं, तो अगर घोड़े की हम हड्डियों की बात करें तो घोड़े में हड्डियों की संख्या क्या रहेगी? टोटल जो संख्या है हड्डियों की संख्या, वो घोड़े में कितनी होती है? लगभग 200, 200 होती है, 200 होती है। तो घोड़े में टोटल जो संख्या है वो होती है 200। इसका डिवाइडेशन किस प्रकार से है? अगर हम अग्रपाद की बात करें तो लगभग 40 हड्डियां, पश्चपाद की बात करें तो 40 हड्डियां। उसके बाद आप तो साथ साथ नोट करते रहे ना, और उनके लिए मैं एक आध मिनट का छोड़ दूंगा। तो खोपड़ी की बात करें, यानी कि जो सर वाला पोर्शन होता है, उसमें लगभग 32 हड्डियां होती हैं। अगर हम मेरुदंड की बात करें तो लगभग 51 हड्डियां होती हैं। पसलियों की बात करें तो 36 होती हैं। हमें पता है 18 पेयर्स होते हैं, 18 जोड़ी, तो 36 हड्डियां होती हैं इसमें। स्टर्नम एक बीच में, पसलियों के बीच में स्टर्नम होती है, तो स्टर्नम 01 एक। और अगर विशेष हड्डियों की बात करें कि विशेष हड्डियां क्या हैं, विशेष हड्डियां में जैसे कि विसरल बोन्स होती हैं, विसरल बोन्स होती हैं, तो घोड़े में कोई भी विशेष हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। अगर हम डॉग की बात करेंगे, जैसे इसमें, हाँ इसमें तो 0 है। अगर हम डॉग की बात करेंगे, जब हम डॉग की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें विसरल बोन पाई जाती है, ऑस पेनिस पाई जाती है उसमें। ऑस पेनिस मतलब
पेनिस में एक हड्डी पाई जाती है, तो उसको हम विसरल बोन बोलते हैं, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी हड्डी होती है हम उसे विसरल बोन बोलते हैं। जब इसका हम टोटल करेंगे इन सब का, तो ये 200 हमारी हड्डियां पूरी हो जाती हैं। ठीक है, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए वो मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। और क्योंकि हम जी, अच्छा लगता ही नहीं है, ऐप में नहीं लगता क्या? लाइव में यूट्यूब में तो लग जाता होगा, ये लाइव उस पर नहीं चल रही है? अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से हम, ये तो हुई घोड़े की हड्डियों की बात। ठीक है, इसमें एक बात ये भी है कि अगर हम बात करें कि सबसे मजबूत हड्डियां किसकी हैं, तो घोड़े की हड्डियां सबसे मजबूत होती हैं। सभी जानवरों में घोड़े की हड्डियां सबसे जो है मजबूत होती हैं। घोड़े में एक आपको पता है, अगर हम स्कैपुला की बात करें तो स्कैपुला जानते हैं आप, लगभग इस तरह की कुछ हड्डी होती है एक। ठीक है, इस तरह से उसमें एक सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है। ठीक है ना, एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है स्कैपुला में, लेकिन घोड़े में अनुपस्थित होता है। घोड़े में एक्रोमियन प्रोसेस। इस टाइम पे हम जो भी बातें कर रहे हैं, मतलब वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, कोई सा भी क्वेश्चन उनमें से बन सकता है। एक्रोमियन प्रोसेस घोड़े में सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, अनुपस्थित। फिर ये जो एक्रोमियन प्रोसेस, अगर जो ये लाइन होती है बीच की, इसके एक तरफ हम मानते हैं कि सुप्रास्पाइनेटस प्रोसेस होता है और एक तरफ इंफ्रास्पाइनेटस होता है। तो अगर उसका हम अनुपात देखें, तो अगर कुत्ते की बात हम करते हैं तो कुत्ते में तो होता है, डॉग में 1:1 लगभग बराबर होता है। लेकिन जब हम हॉर्स की बात करते हैं तो उसमें होता है 2:1, 2:1 का होता है। तो अगला पॉइंट वो है कि सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनस प्रोसेस का अनुपात दो 2.1 होता है। ठीक, इसके बाद स्कैपुला हो गया। स्कैपुला ह्यूमरस जो है उसमें कोई बहुत ऐसी विशेष बात नहीं है कि भाई अलग होता है, लगभग सेम होती है, गाय की और घोड़े की सेम होती है। उसके बाद जो अल्ना होती है, आगे की जो हड्डी है, रेडियस अल्ना आती है। तो जो अल्ना है, अल्ना, तो घोड़े की अल्ना में, ये सारी बातें घोड़े की कर रहे हैं तो घोड़ा घोड़ा लिखने की तो जरूरत नहीं है हर बार। तो अल्ना में स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, एक स्टाइलॉइड प्रोसेस, वो भी क्या होता है, घोड़े में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित उसके बाद रेडियस, रेडियस में कोई अंतर नहीं है, जैसी ऑक्स की होती है। ऐसा मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हम जिसे इसे एक स्पेशल क्लास मान रहे हैं, तो हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ घोड़े के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको ले रहे हैं।
हम ये मान रहे हैं कि बेसिक एनाटॉमी आपको पता है, क्योंकि हम जो पूरी एनाटॉमी पढ़ते हैं वो ऑक्स की होती है, कैटल की बात करते हैं उसमें। तो इसमें हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं सिर्फ। इसके बाद रेडियस अल्ना के बाद सीधा हम रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं है, अल्ना में जो डिफरेंस है आपको बता दिया। इसके बाद कार्पल और मेटाकार्पल आती हैं। तो कार्पल जो होती हैं, कार्पल बोन घोड़े में 7 होती हैं, 7 कार्पल बोन्स होती हैं घोड़े में, और उनका जो अरेंजमेंट होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ नीचे होती हैं, और उसके ऊपर होता है रेडियल, अल्नर, इंटरमीडिएट और एसेसरी। ठीक है, तो इस तरह से RIUA का मतलब है रेडियल, अल्नर, इंटरमीडिएट और एसेसरी कार्पल बोन, कुल मिलाकर होती हैं 7। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका। मेटाकार्पल की बात करते हैं। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल बोन जो है घोड़े में 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। हाँ, इनमें से एक बड़ी और 2 होती हैं छोटी, जिनको स्प्लिंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिंट्स। दो बड़ी एवं एक छोटी होती है, जिनको स्प्लिंट भी कहते हैं। इसके बाद हम फेलेंजेस यानी उंगलियां, उंगलास्थियां, उंगलियां जो होती हैं उन पे आए हैं। तो फेलेंजेस, फेलेंजेस या उंगलास्थियां भी बोलते हैं इनको, इनकी बात करें तो घोड़े में एक पूर्ण विकसित उंगलास्थि होती है, जिसे मेनस कहा जाता है। मेनस कहा जाता है। मेनस। अब ये पूर्ण विकसित होती है। इसमें से अगर पहले इसके पार्ट की बात करें, मतलब पूर्ण विकसित होती है तो क्या बड़ी होती है थोड़ी सी। अगर इसके पहले डिजिट की बात करें, पहली जो डिजिट है उसको क्या बोलते हैं? चेस्टनट बोलते हैं। अब देखो हम क्या है एक्चुअली अच्छी थोड़ी डिटेल में जा रहे हैं, थोड़ा डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई भी सवाल हमारा छूटे नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए हम पूर्ण पहली डिजिट चेस्टनट कहते हैं। ये क्या है? अवशेषी रूप में होती है। अवशेषी रूप में मतलब क्योंकि उसी के अंदर होती है। ठीक है ना? तो अवशेषी रूप में होती है। हाँ, ठीक है, तो उसको हम चेस्टनट बोलते हैं। और सेकंड और फोर्थ होती हैं इसी की तरह। सेकंड और फोर्थ जो होती हैं, कर दो प्लस, अगला कर दो।
सेकंड और फोर्थ अवशेषी जो होती हैं, ये भी अवशेषी हैं, इसको हम अर्गट बोलते हैं, अवशेषी। इसको हम अर्गट बोलते हैं। ठीक है, हम एक्चुअली थोड़ा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि फास्ट चल रहा है ना, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा समझने की तो कोई बात है नहीं, ठीक है ना, वैसे तो ये रटने की बात है, और अभी हम थोड़ा डिटेल में भी चल रहे हैं, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सीसामोइड बोन। ये थोड़ा ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया कि सीसामोइड बोन तो आप जानते ही हैं, सीसामोइड बोन्स वो होती हैं जो फ्रैक्शन को कम करती हैं, मतलब जैसे सबसे बड़ी सीसामोइड बोन कौन सी होती है, पटेला, पटेला होती है। तो ये क्या है, फ्रैक्शन को कम करती है, जॉइंट्स वगैरह पे पाई जाती हैं। तो घोड़े में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है नेविक्यूलर बोन। नेविक्यूलर बोन, नेविक्यूलर बोन किसे कहते हैं, इसी के अंदर लिख रहा हूं नेविक्यूलर बोन में, कि जो डिस्टल सीसामोइड बोन होती है, डिस्टल सीसामोइड बोन, डिस्टल का मतलब जो नीचे पाई जाती है, अग्रपाद वगैरह में पाई जाती है, डिस्टल सीसामोइड बोन होती है, उसे घोड़े में नेविक्यूलर बोन कहलाती है। हाँ, अग्रपाद में पाई जाती है, और अग्रपाद में दोनों अग्रपाद में 3-3 पाई जाती हैं, 2+1 इस तरह से। अग्रपाद में, दोनों अग्रपादों में पाई जाती हैं, और 2+1 के अरेंजमेंट में ये जो है पाई जाती हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको पता है कि भाई जो गाय होती है, गाय लात साइड में भी मार सकती है, मार सकती है, घोड़ा साइड में लात नहीं मार सकता है, घोड़ा सिर्फ पीछे ही लात मारता है, साइड में नहीं मार सकता है। क्यों नहीं मार सकता है, क्योंकि घोड़े का जो हिप जॉइंट होता है, घोड़े का जो हिप जॉइंट होता है, उसमें क्या है, एक अतिरिक्त लिगामेंट पाया जाता है, ठीक है। घोड़े का जो हिप जॉइंट होता है, उसमें एक अतिरिक्त लिगामेंट पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेसरी लिगामेंट, एक्सेसरी लिगामेंट पाया जाता है, जो कि क्या करता है, घोड़े की साइड किक्स को रोकता है, इसलिए वो साइड में किक नहीं मार सकता है, जो कि अब इसको साइड किक भी बोलते हैं और काउ किक भी बोलते हैं, क्योंकि गाय मारती है साइड में लात, तो इसलिए साइड किक या काउ किक को रोकता है। इसके बाद अब क्योंकि हम आगे के पैर हमने पढ़ लिए, क्या डिफरेंस था उनमें, हिप बोन पे आ गए हम, हिप बोन में हमने देख लिया। इसके बाद फीमर,
तो फीमर में जो मेजर ट्रोकेंटर होता है, फीमर में मेजर ट्रोकेंटर होता है, बड़ा उभार होता है, ठीक है। तो उसके नीचे एक अतिरिक्त प्रोसेस और होता है, अतिरिक्त उभार और होता है घोड़े में, जिसे हम थर्ड ट्रोकेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड ट्रोकेंटर सिर्फ घोड़े में ही पाया जाता है। तो लिखेंगे आप कि घोड़े की फीमर में, घोड़े की फीमर में मेजर ट्रोकेंटर के नीचे एक अतिरिक्त प्रोसेस और पाया जाता है, जिसे थर्ड कहते हैं। और इसी फीमर के नीचे वाले हिस्से में जो बड़ा सा कॉन्डाइल होता है ना, तो उसमें क्या है, एक सुप्रा कॉन्डाइलर फोसा होता है, ठीक है। तो वो सब में विकसित नहीं होता है पूरी तरह से, लेकिन घोड़े में वो विकसित होता है। तो इसी में लिखेंगे फीमर में ही कि फीमर के निचले छोर पर, फीमर के निचले छोर पर सुप्रा कॉन्डाइलर फोसा घोड़े में विकसित होता है, बाकी में विकसित नहीं होता भाई ये। ठीक है, फीमर हो गई। फीमर में जो अलग कुछ बात थी वो मैंने पढ़ ली। टीबिया फ्यूबिला में कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल टीबिया फ्यूबिला जैसी कैटल की होती है, ऑक्स की होती है, वैसी ही घोड़े की होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेटाटार्सल, अब मेटाटार्सल की बात करें तो मेटाटार्सल की संख्या, मेटाटार्सल बोन जो होती है घोड़े में कितनी होती है? तीन होती हैं। और टार्सल जो होती हैं वो होती हैं 6। उसके बाद वर्टिब्रल फॉर्मूला, वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं हिंदी में? कशेरुकाएं। तो कशेरुकाएं फॉर्मूला, कशेरुका का फॉर्मूला है ना, कशेरुकाएं। कशेरुकाएं कितनी होती हैं भाई हॉर्स में? C7। उसके बाद C क्या है? सर्वाइकल, सर्वाइकल 7। थोरेसिक जो है वो है कितनी है? सर्वाइकल कितनी है? 18 है, 18 है, ठीक है। थोरेसिक सबसे ज्यादा होती है हॉर्स में। हाँ हाँ। उसके बाद लंबर 6, सैक्रल 5 और कॉक्सीजियल, और बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी रेंज को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और इसमें से भी इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है कि थोरेसिक कितनी होती है। ये सारा मतलब आपके लिए ये पूरा कंपाइल बहुत ही मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में किया गया है, तो जल्द से जल्द, क्योंकि जैसे ही आपकी फरमाइश आई है ना कि सर हमें घोड़ा पे और कुत्ते पे ये चाहिए,
तो ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा कंपाइलेशन किया गया है कि भाई घोड़े में क्या क्या अलग है। ठीक है, तो आप भले ही थोड़ा हम स्पीड से चल रहे होंगे, हो सकता है ऑनलाइन वालों को लग रहा हो, लेकिन इसमें ये सब याद रखने वाली बातें हम ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिक आपको पता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रिब्स की। पसलियां, तो पसलियां होती हैं 18 जोड़ी, 18 पेयर्स। हाँ, 18 पेयर्स। अब इसमें से एक्सटर्नल 8, एक्सटर्नल 8 हो गई, और ए एक्सटर्नल हो गई 10। हाँ, एक्सटर्नल आपको पता ही है कि एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नम से जुड़ी हुई हो, वो 8 ऐसे 8 पेयर होते हैं, और ए एक्सटर्नल होती हैं जो एक्सटर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है ना, उनको कहते हैं ए एक्सटर्नल रिब्स, तो वो होती हैं 10। एक बात करते हैं साहब, प्रीहेंशन ऑर्गन। प्रीहेंशन ऑर्गन या प्रीहेंशन अंग, इसका मतलब क्या होता है कि किस चीज से या किस अंग से कोई भी पशु खाने को अपने अंदर लेता है। प्रीहेंशन, जिस अंग से पशु भोजन को अपने अंदर लेता है, उस अंग को कहते हैं प्रीहेंशन ऑर्गन या प्रीहेंशन अंग। तो घोड़े में क्या होता है, याद करो, घोड़ा कैसे चढ़ता है, सिर्फ लिप्स चलते हैं उसके, तो प्रीहेंशन ऑर्गन होता है घोड़े में लिप्स। होठ जी, वॉमिटिंग नहीं करता है घोड़ा। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है साहब, अब प्रीहेंशन की बात कर ली, तो खाना खा लिया है घोड़े ने, खाना खाया लिप्स से, और लिप्स से गया आमाशय में। तो आमाशय में क्या खास बात होती है घोड़े के, आमाशय जे आकार का होता है। जे, आमाशय जे आकार का, आमाशय जो है घोड़े का वो होता है जे आकार का। और इस आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली जो है, जैसे मान लो ये घोड़े का ये आमाशय है, तो इसकी जो श्लेष्मा झिल्ली है ना, उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा होता है, जिससे इसका एक तो ग्लैंडुलर और एक नॉन ग्लैंडुलर स्टमक, दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो ग्लैंडुलर स्टमक और एक नॉन ग्लैंडुलर स्टमक। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, मार्गोप्लिकेटस। क्या कहते हैं, मार्गोप्लिकेटस। अब ये क्या हो गया, तो आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली, आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली एक रेखा द्वारा आमाशय को 2 भागों में बांटती है,
कौन कौन से भागों में? ग्लैंड्यूलर एवं नॉन ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर एवं नॉन ग्लैंड्यूलर, जिसे किसे? उस रेखा को जिसे मार्गोप्लिकेटस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। मार्गोप्लिकेटस, मार्गोप्लिकेटस कहते हैं। और आमाशय की अगर क्षमता की बात करें घोड़े की, तो 12 लीटर, 12 लीटर घोड़े के आमाशय की क्षमता होती है। ठीक है, अब आमाशय से नीचे चलते हैं इंटेस्टाइन की तरफ। इंटेस्टाइन की तरफ चलते हैं तो घोड़े, इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो ड्यूडिनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम, कोलन, रेक्टम, ये सब होते हैं। तो इनमें से डिफरेंस अलग क्या है घोड़े में? तो एक तो ये है कि ड्यूडिनम जो होती है घोड़े की, उसमें जो हिपेटिक डक्ट आती है, तो कहां से आती है हिपेटिक डक्ट? लीवर से। और एक पेनक्रियाटिक डक्ट आती है अग्नाशय से, पेनक्रियास से। तो वो दोनों ड्यूडिनम में खुलती है घोड़े में। ठीक है, चलो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी लिख लेते हैं कि ड्यूडिनम जो होती है ना, ड्यूडिनम में हेपेटिक यानी लीवर से आने वाली डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट खुलती हैं। तो ऐसा घोड़े के केस में ही होता है। घोड़े का जो कॉलन होता है, कॉलन बड़ी आंत का एक पार्ट है, बड़ी आंत का एक भाग होता है, यहां लिख देता हूं, बड़ी आंत का भाग। बड़ी आंत का भाग होता है कॉलन। तो घोड़े में जो कॉलन होता है वो हॉर्सशू शेप का होता है। हॉर्सशू मतलब घोड़े की जो नाल होती है ना, उसके आकार का होता है। तो कॉलन घोड़े में हॉर्सशू या घोड़े की नाल के आकार का होता है। अब जैसे स्प्लीन होता है, स्प्लीन है ना, तो स्प्लीहा वो डॉग में ह्यूमन फुटप्रिंट शेप का होता है, पता है आपको? मतलब मनुष्य के पदचिन्ह के आकार का होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें, किसमें? घोड़े में वो त्रिभुजाकार होता है, ट्राइंगुलर होता है, ट्राइंगुलर। दोनों ही, पेनक्रियाज भी, पेनक्रियाज भी, पेनक्रियाज और प्लीहा घोड़े में त्रिभुजाकार होते हैं। और एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो शायद बहुत ही कॉमन बात भी है, जो पता होगी आप सभी को, कि गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है घोड़े में। ठीक है ना, ये तो मतलब लगभग सभी को पता होता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर घोड़े में अनुपस्थित होता है।
ठीक है। एक टर्म होता है साहब क्रिप्टोर्किडिज्म, सुना है? क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म एक तरह की, मतलब एक तरह की बीमारी कह लो, ठीक है ना, एक तरह की बीमारी है, एक तरह की बीमारी है या एक तरह की एबनॉर्मलिटी है, असामान्यता है, जिसमें होता क्या है कि जो वृषण कोष होता है उसमें जो वृषण होते हैं ना वो उतर ही नहीं पाते हैं। मतलब जब एक शिशु गर्भ में होता है तो क्या है कि उसके वृषण जो बनते हैं तो वो वृषण कोष में उतरते हैं उदर में से, मतलब पहले वो पेट में होते हैं, उदर में होते हैं, और उदर से वो वृषण कोष में उतर के आते हैं। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई बीमारी हो गई हो, उसकी वजह से वृषण कोष में उतर नहीं पाते, जो वृषण है उदर में ही रह जाते हैं। या तो एक नहीं उतर के आ सकता या दोनों ही नहीं उतर के आते। और ये कंडीशन जो है बहुत ही कॉमन होती है किसमें? घोड़े में। तो किसी ऐसी असामान्यता, ऐसी असामान्यता कह लो या एबनॉर्मेलिटी कह लो, जिसमें वृषण उदर से वृषण कोश में वृषण कोश में नहीं आ पाते, चाहे एक या दोनों। एक नहीं आया तो भी मतलब समस्या बोलेंगे, और दोनों नहीं आए तो भी उसको क्रिप्टोर्किड बोलते हैं, मतलब उस बच्चे को, है ना, उस बच्चे को क्रिप्टोर्किड बोल देते हैं। और इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि यह स्थिति घोड़े में अधिकांश मिलती है। अब एक होता है सिग्मोइड फ्लेक्सर, नाम सुना है सिग्मोइड फ्लेक्सर का? क्या चीज? एस आकार का, हाँ। तो जो शिश्न होता है, शिश्न मुंड जो होता है, उसके ऊपर की जो मांसपेशी होती है उस पे एस आकार का एक रेखा या लाइन कह लो या आकृति होती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड फ्लेक्सर। लेकिन ये हमारे घोड़े, मतलब दोनों में ही नहीं होता है ये, ना तो हमारे घोड़े में पाया जाता है ये और ना ही हमारे कुत्ते में भी नहीं होता है। तो आप खाली इतना लिख लें, सिग्मोइड फ्लेक्सर अनुपस्थित, सिग्मोइड फ्लेक्सर जो है अनुपस्थित। ठीक है, अब क्योंकि हम पेनिस की बात कर रहे हैं, घोड़े के पेनिस की, सिग्मोइड फ्लेक्सर भी वहीं पे पेनिस और शिश्न पे पाया जाता है, उसी जगह एक कोरोना ग्लैंडिस, कोरोना ग्लैंडिस कोरोना ग्लैंडिस नाम की संरचना पाई जाती है। तो ये क्या है? उभार है घोड़े के
शिश्न पर पाया जाने वाला एक गोलाकार उभार है ये। और एक है सा फोसा ग्लैंडिस। ये तो कोरोना है, बल्बस है, ठीक है ना, उभार है। और ये फोसा है, फोसा का मतलब तो गड्ढा होता है। तो शिश्न भाग पर पाई जाने वाली गड्ढेनुमा संरचना, शिश्न भाग पर पाए जाने वाली गड्ढेनुमा संरचना जो है उसको हम कह रहे हैं फोसा ग्लैंडिस। अगर घोड़ी में हम थनों की बात करें तो दो होते हैं, दुग्ध ग्रंथि की बात करें तो भी दो। दुग्ध ग्रंथि तो लिखो दो। और अगर बात करें कि डक्ट, टीट कैनाल पर डक्ट है ना, तो प्रत्येक थन में दो। टीट कैनाल जो है, टीट कैनाल की अगर बात करेंगे तो प्रत्येक थन में दो। हाँ, ठीक। ये तो पढ़ी हमने हॉर्स की एनाटॉमी। मतलब हॉर्स की एनाटॉमी तो खैर मतलब हम 40-50 मिनट में कैसे पढ़ सकते थे, पर यह है कि हमने डिफरेंस देखे हैं कि भाई डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं डिजीजेस। पहले हॉर्स को खत्म कर लें, उसके बाद कुत्ते की बात करेंगे। डिजीजेस, आज तो शायद हमारा हॉर्स ही हो पाए, देखते हैं डॉग भी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो डिजीजेस ऑफ हॉर्स, घोड़े में होने वाले रोग। गाय और घोड़े दोनों में होते हैं, वो भी करा देना। हाँ हाँ ठीक है, पहले वो देखते हैं जो सिर्फ घोड़े में होते हैं, ठीक है ना। फिर कॉमन, क्योंकि घोड़े के लिए अगर सवाल पूछता है तो हकीकत बात तो यही है कि वो मेनली जो घोड़े में होते हैं वही पूछेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कई रोग हैं, जैसे ब्रूसेलोसिस है मान लो, ठीक है, तो ब्रूसेलोसिस मेनली गाय भैंसों में होता है, मेनली एबॉर्शन होता है तो गाय भैंसों में होता है, तो उसके लिए सवाल पूछा जाता है तो गाय भैंसों में ही पूछा जाता है। हॉर्स में अगर सवाल आएगा तो ग्लैंडर्स पे आने की ज्यादा संभावना है, स्ट्रेंगल्स पे आने की ज्यादा संभावना है, टिटनस पे आने की ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो डिजीज ऑफ हॉर्स, घोड़े में होने वाले रोग। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, चलो वायरल डिजीजेस की बात कर लेते हैं। वायरल, वायरल या विषाणु जनित। विषाणु जनित रोग घोड़े के, इसमें आपने नाम सुना होगा अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, नहीं 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 ना,
हाँ वो कतई अलग है, वो तो बिल्कुल ही अलग है। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस घोड़े में पाए जाने वाला एक रोग है, एक विषाणु जनित रोग है, और जो कि यहां का नहीं है, अफ्रीका से आया हुआ रोग है। तो ये एक्सोटिक डिजीज में आता है, ठीक है, एक्सोटिक डिजीज में आता है। अगर हम कारक की बात करें तो इसका कारक है और भी वायरस। और भी वायरस इसका कारक है। और अगर आपने पहले मुझसे कभी मेडिसिन पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि भाई वायरस से होने वाला कारक जो होता है, वायरस से डिजीज जब भी होती है तो कारक उसके एक नहीं दो होते हैं। एक्चुअली दो नहीं होते, कारक तो एक ही होता है, लेकिन ये तो है मेन कारक, और हमें उसकी फैमिली और पढ़नी पड़ती है कि ये किस ग्रुप से आता है, ठीक है ना। तो ये रियो वायरस ग्रुप का है, रियो वायरस ग्रुप। रियो रियो वायरस ग्रुप का ये वायरस होता है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस कभी भी नहीं होती है वायरल डिजीज की, पहली बात ये ध्यान रखो आप, है ना। वायरल डिजीज का हमेशा ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। हम हमेशा एक बात लिखेंगे जब भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो या तो वैक्सीनेशन कर लो, और अगर हो गया है रोग तब तो क्या वैक्सीनेशन करोगे, अगर रोग हो गया है तो फिर आप लक्षणात्मक उपचार करो उसका, ठीक है। इसकी वैक्सीन है पर मतलब उतनी असरदार नहीं है। जैसे होता है ना कि भाई पार्शियल कोई वायरस होता है, अपना प्रकार बदलता रहता है, जिसके वेरिएंट्स बहुत सारे होते हैं, तो ये उस तरह का वायरस है, ठीक है। इसमें हाँ एक काम करते हैं अपन कि ये मक्खियों से फैलने वाला रोग है, ठीक है, मक्खियों के द्वारा फैलता है, मक्खियों द्वारा फैलता है, ठीक है। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हम दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे कि वेक्टर, मक्खियों द्वारा फैलता है तो वेक्टर ही हुआ, वेक्टर मतलब वाहक, ठीक है। तो एक रोग को दूसरे एनिमल में पहुंचाता कौन है, वाहक। तो उस जगह पे, जिस जगह पे ये रोग फैला है, अगर हम उस जगह मक्खियों को कंट्रोल कर लें, वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम चलाएं और मक्खियों को मार दें सबको, तो क्या रोग में भी कंट्रोल हो जाएगा, रोग भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मक्खियों की वजह से तो फैल रहा है। और उस जगह पे हम लक्षणात्मक उपचार कर लेंगे, ठीक है। डिजीज के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, इसको तो हटा देता हूं। डिजीज जब भी हम पढ़ते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम पढ़ रहे हैं, हम उतना मतलब इसको ये नहीं है कि हम ये लक्षण भी देखेंगे कि खाना पीना नहीं खा रहा, टेम्परेचर आ रहा है, बुखार आ रहा है, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। अगर किसी में कोई विशेष लक्षण है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब इस रोग की बात कर लें तो इसमें दो ही चीजें हैं सिर्फ याद रखने वाली, कि एक तो ये पल्मोनरी फॉर्म में मिलता है, ये रोग पल्मोनरी फॉर्म, पल्मोनरी फॉर्म मतलब पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी फॉर्म मतलब फेफड़ों से संबंधित, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, श्वसन श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है तो सीधी सी बात है कि सांस वांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो लार टपकेगी मुंह से, कठिनाई होगी, डिस्पनिया होगा वगैरह वगैरह। और एक इसकी फॉर्म होती है साहब कार्डियक, कार्डियक फॉर्म। कार्डियक फॉर्म से आप क्या समझते हैं, हृदय, हृदय से संबंधित फॉर्म। तो इस हृदय से संबंधित फॉर्म जो होती है उसमें एक विशेष लक्षण इस बीमारी में आता है और उसको हम कहते हैं हाइड्रोपेरिकार्डियम। एक विशेष लक्षण है इसका हाइड्रोपेरिकार्डियम। हाइड्रोपेरिकार्डियम का मतलब
देखो पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम क्या होता है, कार्डियक शब्द किसके लिए यूज करते हैं, हृदय के लिए, ठीक है ना। मान लेते हैं ये हृदय है, ठीक है, मान लेते हैं, होता तो नहीं ऐसा है ना, पर मान लेते हैं कि ये हृदय है, कार्डियक शब्द हम इसके लिए यूज करते हैं। तो कार्डियम तो हो गया ये, तो ये पेरी क्या है, पेरी का मतलब है इसके चारों ओर एक आवरण, ठीक है, इसके चारों ओर जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और हाइड्रो का क्या मतलब होता है, पानी, हाइड्रो का, तो हृदय के चारों ओर जो आवरण है पेरिकार्डियम, उसमें पानी भर जाना, ठीक है। तो आप लिखें कि इसका एक विशेष लक्षण होता है हाइड्रोपेरिकार्डियम, जिसमें हृदय के चारों ओर के आवरण पेरिकार्डियम में पानी भर जाता है। हृदय के आवरण पेरिकार्डियम में पानी भर जाना, तो ये विशेष लक्षण है। बाकी नॉर्मल जो लक्षण है कि भाई हृदय में पानी भर गया तो वो हृदय गति तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन सब के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है उस पर बात कर रहे हैं। अब ट्रीटमेंट में देखेंगे तो जैसे हमने बात करी कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, उपचार, अगर उपचार की बात करें तो हम सिर्फ इसने इतना ही लिखेंगे कि वैक्सीनेशन कर सकते हैं साहब, और वाहक नियंत्रण, क्योंकि मक्खियों द्वारा फैलता है तो हम वाहक जो भी उस एरिया में हैं जहां पे ये रोग फैला है उनका नियंत्रण कर देंगे तो रोग भी नियंत्रण में आ जाएगा। वैक्सीन का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इक्वाइन मतलब अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वैक्सीन के नाम से ही आएगा ये हॉर्स सिकनेस वैक्सीन, और कोई विशेष वैक्सीन इसकी नहीं है, ठीक है ना। विशेष वैक्सीन भी मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन भी मतलब जो अलग से नाम वाली नहीं होती वही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ब्रूसेला में काफूड वैक्सीन लगती है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टर्न वैक्सीन लगती है एंथ्रेक्स में, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे रानीखेत की लसोटा वैक्सीन लगती है, तो वो, तो जो इंपॉर्टेंट है वो अलग नाम से पता चल जाता है, ठीक है ना। ठीक है साहब, एक ये हो गया। एक के इसके बाद एक होता है इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, नेक्स्ट डिजीज है ये इक्वाइन इन्फ्लुएंजा। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इसको हम इक्वाइन डिस्टेंपर भी कह सकते हैं, इसका एक सिनोनिम है, सिनोनिम या कह लो उपनाम है इक्वाइन डिस्टेंपर भी इसको कहते हैं। ठीक है, कारक जो है इसका इन्फ्लुएंजा वायरस ही कहते हैं वैसे तो उसका, लेकिन आप मिक्सो वायरस भी कह सकते हैं। देखो मिक्सो वायरस भी कह सकते हैं, प्लस इसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी कह सकते हैं। और एक जब भी तुमने इन्फ्लुएंजा का नाम कभी सुना होगा तो फ्लू है, इसमें फ्लू आ रहा है, तो हमेशा फ्लू जहां आता है ना वहां H7N7 ऐसा जरूर कुछ आता है, H1N1, H5N7, H7N7 इस तरह का कुछ आता है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो H7 और N का मतलब क्या होता है, इसमें हीम एग्लूटिनिन होता है और एक होता है न्यूरोसामिनिडेज। हीम एग्लूटिनिन का मतलब तो होता है कि ब्लड, हीम का मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड को जमा देता है वो, ठीक है।
और न्यूरोसामिनिडेज का मतलब होता है कि वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, तो H का मैं यहां लिख देता हूं हीम एग्लूटिनिन, और N का न्यूरोसामिनिडेज। ठीक है, इसके अब फ्लू है, ये फ्लू के बारे में आप जानते ही हैं, फ्लू में जुकाम खांसी बुखार यही सब होता है। ठीक है, फ्लू चाहे कोई सा भी हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो चाहे बर्ड फ्लू हो, उसमें ये पूरे शरीर में लक्षण आने लग जाते हैं, जुकाम हो जाता है, खांसी बुखार कफ आना खांसी आना, तो ये सब नॉर्मल लक्षण है उसके। उपचार में भी हमारे पास कोई उपचार नहीं है क्योंकि वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल डिजीज का हमारे पास कोई उपचार नहीं है। इसकी एक लाइव वैक्सीन जरूर आती है, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, इसकी एक वैक्सीन जरूर आती है, लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आती है साहब इसकी, जिसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी खास नहीं है। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, एक होता है साहब EIA, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हम सिर्फ मतलब एक इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इन्फेक्शियस एनीमिया, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इक्वाइन में होने वाला रोग है, तो इक्वाइन इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक प्रकार का रोग होता है, और मेनली इसमें क्या होता है, एनीमिया होता है, मतलब खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका उपनाम देखें तो एक इसका खास उपनाम होता है स्वैम्प फीवर, और कहते हैं इसको स्वैम्प। स्वैम्प का मतलब होता है मडी एरियाज जो होते हैं ना, मतलब कीचड़ विचड़ वाले जो एरिया होते हैं, वहां उसके होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। स्वैम्प फीवर बोलते हैं इसको, स्वैम्प फीवर। स्वैम्प फीवर, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, लेंटी वायरस इसका कारक है साहब, कारक कारक है इसका लेंटी वायरस। लेंटी वायरस जो कि रेट्रोवायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर लक्षणों की बात करें तो कोई विशिष्ट लक्षण इसमें ऐसा नहीं है, यहीं से पता चल रहा है हमें कि इसमें क्या होता है। मेनली इसमें खून की कमी हो जाती है, सेल्स जो होती हैं ब्लड की सेल्स कोशिकाएं टूटने लग जाती हैं, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, और धीरे धीरे पशु कमजोर होता चला जाता है और अंत में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष लक्षण तो है नहीं, लेकिन निदान जरूर इसका एक टेस्ट होता है जिसका स्पेशल नाम है कॉगिन्स टेस्ट। कॉगिन्स टेस्ट, या हिंदी में लिखें तो कॉगिन्स परीक्षण। कॉगिन्स टेस्ट या कॉगिन्स परीक्षण,
जो है इसका विशेष प्रकार का टेस्ट होता है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, वैसे जरूरत नहीं है आपको, लेकिन प्रेसिपिटेरी एंटीबॉडी टेस्ट होता है। प्रेसिपिटेरी प्रेसिपिटेरी एंटीबॉडी टेस्ट। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, प्रेसिपिटेट का मतलब, प्रेसिपिटेट सुना है कभी पहले? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जैसे दूध है ना, उसको बहुत गर्म किया, बहुत गर्म किया, बहुत गर्म किया तो मावा बन जाता लास्ट में। तो वो जो मावा है वो प्रेसिपिटेट है, मतलब उसका, समझ गया बात को, कि उसमें से पानी 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 सारा उड़ जाए, तो जो लास्ट में हार्ड मटेरियल उसमें बचा, जो ठोस पदार्थ उसमें बचा, वो प्रेसिपिटेट होता है। एंटीबॉडी का मतलब, एंटीबॉडी का हम जानते हैं मतलब जो शरीर में एंटीबॉडी पाई जाती है किसी भी बाहर से जो भी एंटीजन आया उससे लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो एनीमिया हो रहा है, तो इस ब्लड का एक सैंपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। सैंपल ले लेते हैं, तो जैसे मान लो ये स्लाइड है, स्लाइड है, स्लाइड पे हमने यहाँ पे सैंपल ले लिया, सैंपल ले लिया, सैंपल ले लिया, इस पे हमने ब्लड जो भी है वो डाल दिया, ठीक है। फिर हमेशा हमारे पास एक एंटीजन होता है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर बीमारी का टेस्ट करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास उसका एंटीजन होता है टेस्ट करने के लिए, तभी टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब हम इसमें, हमें पहले लग रहा है कि इसमें इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया हो सकता है, तो हम उसका एंटीजन डालेंगे। एंटीजन डालेंगे तो क्या होगा, अगर इस जानवर को पहले से ये वाली बीमारी है, तो इस बीमारी के भले ही वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी खतरनाक नहीं है कि उस रोग को ठीक कर दे, लेकिन फिर भी बॉडी रिएक्ट तो करती ही है, और बॉडी रिएक्ट करती है तो एंटीबॉडी तो बनाती है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी बनाएगी, भले ही वो उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए, भले ही पूरी तरह से एनिमल को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन एंटीबॉडी तो उसके ब्लड में मिलेंगी जरूर, ठीक है। तो अगर एंटीबॉडी उसके ब्लड में होगी, तो वो उस एंटीजन से रिएक्ट करेगी, और आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा कि ये जो आपने पूरा, पहले तो इस पे पूरे पे ब्लड ब्लड था, ठीक है ना, लास्ट में आपको मिलेगा कि सिर्फ यहाँ पे जो है थोड़ा सा कुछ जमा हुआ सा रह गया, और यहाँ पानी 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 सा रह गया। आगे बात समझ में? तो वो जैसे दूध में से मावा इतना सा बच जाता है, बाकी पानी उड़ जाता है, तो ऐसे वो प्रेसिपिटेट हो जाता है पूरा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी जो रक्त में थी और जो एंटीजन हमने ऊपर से डाला, वो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन करके और वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, पानी पानी अलग हट जाता है। तो जब ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से साहब हम कोगिन्स परीक्षण कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैक्सीन कोई नहीं है, किल द एनिमल, हाँ, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसको एनिमल को मारना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, इसमें ये लिख सकते हैं कि ये रोग होने के बाद, और अगर टेस्ट में वो आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो फिर पशु को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम ऐसे नहीं लिखते हैं, एक्चुअली मारना पड़ता है ये कभी नहीं लिखते हैं, शब्द ठीक नहीं है कि मारना पड़ता है, ऐसे नहीं कहते हैं अपन। तो अपन कहते हैं कि पशु का सेक्रीफाइस किया जाता है, पशु का बलिदान कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ जी। अब ये तो हमारे वायरल रोग हो गए। अब हमारे 2-3 बैक्टीरियल रोग हो रहे हैं। बैक्टीरियल या जीवाणु जनित, बैक्टीरियल या जीवाणु जनित रोग, लेकिन घोड़ों के, ठीक है ना, सिर्फ घोड़ों की तो बात कर रहे हैं हम। तो इसमें साहब एक ले लेते हैं, स्ट्रैंगल्स। स्ट्रैंगल्स,
स्ट्रेंगल्स एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है, और इसका नाम याद रखना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो इसका कारक है, कोई इसका विशेष उपनाम तो होता नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस से होता है ये, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई। इक्वाई का तो मतलब ही क्या होता है? हॉर्स, घोड़ा। तो घोड़े में होता है, और STR स्ट्रेंगल से आप स्ट्रेप्टो याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेंगल्स तो स्ट्रेप्टो से याद रख जाएगा, और इक्वाई घोड़े में होता है, इसलिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लक्षणों की बात करें तो कोई विशेष लक्षण नहीं है, ठीक है। बुखार वगैरह हो जाता है, कोई विशेष ऐसा लक्षण नहीं है इसका। मवाद हो जाती है, मवाद पड़ जाती है। लिम्फ नोड जो होती है ना, लसिका ग्रंथियों में, लसिका ग्रंथियां जो होती हैं उनमें मवाद पड़ने लग जाती है। कोई विशेष ऐसा लक्षण नहीं है जो एग्जाम में पूछा जा सके। निदान भी कोई ऐसा नहीं है। उपचार में हम पेनिसिलिन दे सकते हैं। ठीक, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। पूछे जाने वाली जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि स्ट्रेंगल्स किससे होता है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है ना। एक होता है साहब ग्लैंडर्स, अगला रोग है ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स, ग्लैंडर्स को हम, एक उपनाम भी होता है इसका। उपनाम दो हैं एक्चुअली इसके। एक तो इसको फारसी कहते हैं, फारसी। फारसी का मतलब ये नहीं है कि वो फारस देश से आया है ना। फारसी का मतलब है कि चमड़ी का रोग, ठीक है ना। चमड़ी पे जो रोग होते हैं ना, वो फारसी कहते हैं उनको हम। एक टर्म उनके लिए फारसी होता है। और एक इसका नाम मेलियस भी होता है। मेलियस क्यों होता है ये बात बताता हूं मैं आपको। मेलियस, मेलियस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कारक है उसका नाम ही मेलियाई है, ठीक है। अब इसका जो पूरा नाम है ना, वो बड़ा गंदा सा नाम है, बरखेल्डेरिया मेलियाई कहते हैं इसको, ठीक है ना। बरखेल्डेरिया मेलियाई। तो हम इसको खाली बी को साढ़े को लिख के और डॉट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बरखेल्डेरिया मेलियाई, ठीक है। और क्योंकि ये मेलियाई है इसका कारक, इसीलिए इसको मेलियस कह रहे हैं, ठीक है। लक्षण जो हैं, कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन त्वचा पर फफोले वगैरह हो जाते हैं, त्वचा पर फफोले वगैरह हो जाते हैं, बुखार, तेज बुखार, दस्त व बुखार। और निदान की बात करें तो निदान भी मेलियाई, मेलियस इन्हीं से जुड़ा हुआ है। मेलिन टेस्ट करते हैं इसके लिए, मेलिन टेस्ट। मेलिन टेस्ट करते हैं। हाँ, सब मेलिन मेलिन। इसमें मेलिन टेस्ट, कारक में भी बी मेलियाई, बरखेल्डेरिया मेलियाई, और इसका उपनाम भी है
मेलियस, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, उपचार कुछ नहीं है इसका भी, ठीक है ना, उपचार इसका भी कुछ भी नहीं है, किल द एनिमल ही है इसका उपचार। और एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नोटिफाइबल डिजीज है, नोटिफाइबल रोग। नोटिफाइबल का मतलब बताता हूं आपको। नोटिफाइबल, हमारे फोन में नोटिफिकेशन नहीं आता क्या? आता है ना। तो नोटिफिकेशन का मतलब क्या कि फोन हमको सूचना देता है कि भाई किसी का मैसेज आया है, ठीक है, या हमारे कोई कॉल आया है या कुछ भी आया हो, स्विगी का मैसेज भी आता है तो वो भी नोटिफिकेशन होता है, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है सूचना। तो नोटिफाइबल रोग का मतलब क्या हुआ फिर? सूचना देने योग्य रोग है ये। कि ये ऐसा रोग है कि आपको जैसे कहीं कोई केस मिल गया ग्लैंडर का, कोई हॉर्स मिल गया जिसमें ग्लैंडर के लक्षण सारे दिख गए आपको, तो फिर आप उसकी उच्च अधिकारियों को, उच्च सरकारी अधिकारियों को सूचना देंगे, ठीक है, कि भाई ग्लैंडर फैल गया है, तुरंत इसका कुछ ना कुछ इलाज करो, या फिर इसको रोकने मतलब फैलने से रोको। नहीं तो ये ऐसा है कि इलाज भी कुछ नहीं है, किल द एनिमल, तो वो पूरे भी एरिया में जितने भी घोड़े होंगे सबको खत्म कर देगा। तो इसलिए नोटिफाइबल रोग है, उच्च अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए। ये लिखो आप इसमें है? हाँ, त्वचा से फैलता है क्योंकि फारसी है, ठीक है, तो त्वचा से फैलेगा, ठीक है। फारसी तो त्वचा में होने वाला रोग है, तो त्वचा से फैलेगा। और नोटिफाइबल रोग है कि इसकी उच्च सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है साहब। उपचार में कुछ है नहीं। टिटनस, टिटनस टिटनस के अगर उपनाम की बात करें तो लॉक्ड जॉ बोलते हैं क्या इसको? लॉक्ड जॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जॉ जो होता है, मैंडिबल जो होता है, उसकी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? पैरालाइसिस हो जाता है, तो खुलता ही नहीं है जबड़ा, ठीक है। अब ये वही रोग हो गया जो आप कह रहे हो ना कि सर गाय भैंसों में होता हो और घोड़ों में भी होता हो, तो ये वही रोग हो गया, ठीक है। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक्टिनोमाइकोसिस ना, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया ना तू मेरे दोस्त। अब देख तुझे अभी बता देता हूं, लंपी जॉ, लंपी जॉ ये है एक्टिनोमाइकोसिस, लॉक्ड जॉ टिटनेस है, एक्टिनोमाइकोसिस है वो। ये तो क्लोस्ट्रीडियम से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। कंफ्यूज नहीं होना है ना। जब भी मैं पढ़ाता हूँ मेडिसिन, अभी मेरा बैच चल रहा है मेडिसिन, उसमें कंप्लीट भी करवा दी मैंने, तो जब भी मैं मेडिसिन पढ़ाता हूँ, लंपी जो जब पढ़ा रहा होता हूँ तो हमेशा लॉक्ड जो भी साथ में बताता हूँ, और जब लॉक्ड जो पढ़ाता हूँ तो वापस लंपी जो बताता हूँ। कभी भी कंफ्यूज नहीं होता, नहीं होना है। टिटनस है वो तो लॉक्ड जो है, जबड़ा लॉक हो जाता है, ठीक है, वो टिटनस के केस में होगा। और उसका जो कारक है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई होता है। और लंपी जो है वो हम एक्टिनोमाइकोसिस को कहते हैं। उसमें लंपी का मतलब होता है कि उसमें मवाद ववाद पड़ जाती है जबड़े में, जबड़ा सड़ जाता है, ठीक है, तो वो एक्टिनोमाइकोसिस में होता है। वो एक्टिनोबेसिलोसिस है, वुडन टंग, है ना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक तो लॉक्ड जॉ कह देते हैं भैया इसको, लॉक्ड जॉ, और एक इसको सॉ हॉर्स भी कहते हैं, सॉ हॉर्स डिजीज, सॉ हॉर्स डिजीज भी कहते हैं इसको। कारक जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, कारक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी।
लक्षण की अगर बात करें तो, और घोड़े में बात करें क्योंकि हम तो घोड़े की बात करेंगे, तो एक तो ये कि जबड़े की मांसपेशियों में पैरालिसिस हो जाता है, इंपॉर्टेंट, जबड़ा लॉक हो जाता है, और घोड़े में ही एक विशिष्ट लक्षण और है, प्रोलैप्स ऑफ थर्ड आई लीड। अगर कभी भी आप टिटनेस का कोई केस देखेंगे घोड़े में, तो ये जो हमारी ये बिंदी सी नहीं होती है, इसको थर्ड आई लीड बोलते हैं, ठीक है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, किसी काम की नहीं है, ठीक है, यूं बेमतलबी पड़ी है, ठीक है। लेकिन टिटनेस के केस में हॉर्स में ये सूज के बाहर आ जाती है, इतनी की दिखती है दूर से ही, ठीक है। तो हॉर्स में ही प्रोलैप्स लिखेंगे आप, प्रोलैप्स ऑफ थर्ड आई लीड, हॉर्स में ही विशेष रूप से ये लक्षण मिलता है टिटनस में। ठीक है, और बुखार आना, पसीना आना, ये तो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनकी, तो इनका बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है कि बुखार और पसीना ज्यादा आ रहे हैं और फड़के आ रहे हैं और ऐसे ही हो जा रहा है, आते रहे वो, ठीक है। हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है साहब। उपचार, उपचार हमारे पास वैसे पेनिसिलिन लगा सकते हैं हम चाहें तो, पेनिसिलिन लगभग 20,000 से 40,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट लगा सकते हैं, लेकिन जब हो ही गया है तो एंटी टिटनस सीरम लगाना अच्छा रहेगा। एंटी टिटनस सीरम आता है एक, ठीक है ना, मतलब होने के बाद भी हम उसको कवर कर सकते हैं, जो कि 30,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एनिमल, मतलब एक ही डोज लगानी है एक ही एनिमल में, और सब कट इसको आप लगा सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, 2 ml लगाना जरूरी नहीं है, 2 ml लगाना जरूरी नहीं है, ये तो आप लगभग इस हिसाब से इस डोज रेट से लगाएंगे, ठीक है ना, और सब कट लगा दो, ठीक है, चलेगा काम। ठीक है, ये आपका हो गया टिटनेस। तो बैक्टीरियल रोग भी ऐसे कोई और बहुत ज्यादा नहीं है जो हॉर्सेस को अफेक्ट करते हो, एक दो मेटाबॉलिक रोग हम एक दो मान सकते हैं, एक तो कॉलिक होता है, सिस्टेमिक रोग, ठीक है ना घोड़े में, और सिर्फ नाम नाम देख लेते हैं। अब ये क्लास क्योंकि अब काफी समय हो गया है, अब हम डॉग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, डॉग हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लंबा घोड़ा ही था इसमें से, ठीक है ना, बाकी तो डॉग डाग तो सल्टा देंगे बाद में, ठीक है। तो घोड़े के कुछ और रोग लिखें, या एक तो सिस्टेमिक रोग होता है, अन्य 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 लिखूं यहाँ पे, अन्य अन्य रोग की बात करें तो एक होता है साहब कॉलिक, ठीक है। कॉलिक में भी ऐसा कोई विशेष लक्षण नहीं है, पेट दर्द है तीव्र, पेट दर्द है ये, और इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस मैं बताऊं आपको कि कॉलिक में ड्रग ऑफ चॉइस तो कुछ नहीं होती है, ठीक है। आप सिर्फ दर्द के लिए दे सकते हो दर्द निवारक, और दर्द निवारक जो आप देते हो, हाँ बिल्कुल सही, दर्द निवारक आप फ्लूनिक्सिन दे सकते हो, क्योंकि मेलोनेक्स उतना असर नहीं करता घोड़े में, और कॉलिक में तो और भी ज्यादा नहीं करता, क्योंकि कॉलिक बहुत ही ज्यादा, हाँ, डाइसाइक्लोमिन भी उतना नहीं, फ्लूनिक्सिन इसमें अच्छा रहता है, फ्लूनिक्सिन देंगे आप, फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन। और ऐसी कॉलिक में कोई चीज नहीं है विशेष जो पूछी जाए, हाँ ये पूछ सकता है, क्या चीज है, पीछे देखता है, लात मारता है,
वो तो पेट दर्द होगा तो मारिएगा, उसमें तो कोई बस एक तो अपने अपने पीछे देखता है ऐसे घोड़ा, ठीक है, और एक लात मारता है, पेट दर्द हो रहा है तो वो करेगा वो। हाँ हाँ, तो अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं लक्षण में कि भाई घोड़ा बार बार पीछे देखता है और अपने पेट पर लात मारता है, बार बार पीछे देखता है और पेट पर लात मारता है। ठीक है, ठीक है। और एक नाम और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा बस लास्ट, और वो है मंडे मॉर्निंग सिकनेस। मंडे मॉर्निंग सिकनेस, जिसे हम एजोटूरिया भी कहते हैं। एजोटूरिया। ग्रास्टिटेनी होता जरूर है घोड़े में, विशेषकर घोड़े का रोग तो नहीं है पर होता है, लैक्टेशन टिटेनी या ग्रास्टिटेनी। और आपने नाम ही ले दिया है तो ये जरूर ध्यान रखना कि जो लैक्टेशन या ग्रास्टिटेनी एक ही बात है, दोनों एक को ही कहते हैं। कि लैक्टेशन टिटेनी जो है वो वैसे तो किसकी वजह से होती है? नहीं नहीं नहीं, वो तो इसका है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से होने वाला रोग है लैक्टेशन टिटेनी। लेकिन घोड़े में यही रोग कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। आगे बात समझ में क्या कि लैक्टेशन टिटेनी वैसे तो मैग्नीशियम की कमी से होने वाला रोग है सभी जानवरों में, लेकिन घोड़े की बात करें तो घोड़े में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है घोड़े में। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब बात आ गई कि मंडे मॉर्निंग सिकनेस क्या है, तो वो जो आप बोल रहे हो ना वो सुबह सुबह, वो इसमें होता है। ठीक है, कि भाई सुबह सुबह 2 दिन का रेस्ट मिल जाता है घोड़े को और उसके शरीर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह और हाँ वो जमा हो जाते हैं। फिर जब वो मतलब मंडे को उसको एक्सरसाइज के लिए लाया जाता है तो वो जैसे ही मांसपेशियों को काम में लाता है तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड किसके लिए जिम्मेदार होता है? थकान के लिए। तो इसलिए उसकी थकान हो जाती है और फिर वो उठ नहीं पाता, पैरालिसिस हो जाता है उसके पैरों में। ठीक है, इसको एक हम मायोग्लोबिनूरिया भी बोलते हैं। पेशाब में मायोग्लोबिन आने लगता है, पेशाब में मायोग्लोबिन आने लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं मायोग्लोबिनूरिया। ठीक है, बस लक्षण तो यही है ना, पैरालिसिस हो जाता है जब भी सैटरडे सैटरडे कह रहा हूं सॉरी, मंडे को, इसको हटा दूं, मंडे को जब, क्यों नहीं हटाए? अच्छा इतने ही क्या, मंडे को जब घोड़े को बोलते हैं कि भाई खड़ा हो जाए, अब 2 दिन होगा तो नहीं सोता, ठीक है, तो घोड़ों घोड़ों को नहीं होगा, घोड़ा सोता रहता है कि भाई यार नहीं जाएंगे कहीं भी, यार तो रेस्टिंग मोड में है। ठीक है, तो घोड़ों के पैर में जब घोड़ा खड़ा होता है सोमवार को सुबह, सोमवार की सुबह एक्सरसाइज करने में घोड़ा असमर्थ होता है, असमर्थ होता है, पैरालिसिस हो जाता है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है।
ठीक है, तो फिर वो उठ नहीं पाता, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, कोई भी काम नहीं कर पाता, तो या तो वो चलता ही नहीं है, चलता है तो फिर उठा उठा के पैर बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं हाई स्टेपिंग गेट कहते हैं उसको, कि बहुत ही पैर उठा उठा के चलता है और बहुत ही धीरे धीरे चलता है, चल नहीं पाता है, पैरालिसिस हो जाता है उसको। ठीक है, तो ये हमारे हो गए घोड़े के रोग। ठीक है, अब डॉग, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो डॉग अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत रहेगा, कल हम डॉग और हमारा कैमल वैमल जो भी है उसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, समझ में है? कोई दिक्कत?